लास्ट क्लास हम लोग डीपीपी सेट 8 या 9 डिस्कस किया था लोग। उस टॉपिक का पहले तो डीपीपी में कोई डाउट हो किया हो तो पहले डीपीपी में कोई डाउट हो जो मुझे लगा तो मैंने करवाया था, बस फिर कोई रह गया हो आप लोगों को डाउट। कोई डाउट? डीपीपी 10 में क्वेश्चन नंबर 18 मैट्रिक्स में क्या होगा बताओ देखते। ये ऑप्शन अगर चालू करते हो तो ये ऑप्शन का आंसर क्या होगा? हमें पता है कितने टाइम से एक ही काम कर रहे हैं कि पीस वाइज फंक्शन को हटाना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर हो तो सबसे पहले तो उसी पे फोकस करेंगे। सिग्नम की बात करें तो क्या होगा सिग्नम का? 1 कैसे 1? क्योंकि डी उसका लेस देन 0 है और ए उसका, तो कोई भी क्वाड्रेटिक का जब डी लेस देन 0 होता है ए ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और सिग्नम का डोमेन जब पॉजिटिव होता है तो आंसर हमेशा क्या देता है? 1। तो सिर्फ ऐसे ही दिया तो कोई काम ही नहीं है। तो सिग्नम गया, बचा क्या? 4x/पाई का GIF कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा? इंटीजर वैल्यू पे। तो 4x/पाई का रेंज ढूंढ लेते हैं। सामने चारों के चारों ऑप्शन, पांचों के पांचों ऑप्शन में से बात किसकी हो रही है? -2 से 2 की। तो हमें दिया हुआ है कि x -2 से 2 के बीच में। तो अगर x माइनस चेक कैसे करेंगे? तो आपको 4x/पाई का रेंज देखना पड़ेगा। x अगर -2 से 2 के बीच में है तो 4x किसके बीच में? -8 से 8 के बीच में। तो 4x/पाई किसके बीच में? -8/314 से लेके 8/3.14 के बीच में। अप्रोक्स अगर वैल्यू देखोगे तो 8/3.14 2 और 3 के बीच में कुछ तो आता है ना। अप्रोक्स वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, 2.4 ले लेते हैं। तो आपको तो इंटीजर वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, क्या रहना है। इसके बीच में कौन कौन है इंटीजर?
-2 -1 0 1 और 2। कितने पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा? 5 पॉइंट पर एक्जेक्टली फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जहां पर डिसकंटिन्यूस होगा वहां पर डिफरेंशियल नहीं होगा। तो डिसकंटिन्यूस कितने पॉइंट पर होगा? 5। डिफरेंशियल कितने पॉइंट पर नहीं होगा? तो वो भी 5। अब देखते जाते हैं एक ऑप्शन। पहला डिसकंटिन्यूस एट मोर देन 3 पॉइंट बट लेस देन 6 पॉइंट, तो सही हो गया। फिर क्यू नॉन वेरिएबल एट मोर देन 2 पॉइंट बट एट मोस्ट 5 पॉइंट, वो भी सही हो गया बिकॉज ज्यादा 5 ही पॉइंट आ रहे हैं, तो क्यू भी सही हुआ। आर range contains at least one integer but not more than 7 and no irrational values in -2 to 2, वो भी सही होगा क्योंकि GIF का आंसर सिग्नम तो वही हो गया था और GIF का आंसर तो हमेशा कितना आता है? इंटीजर या तो irrational आंसर तो वैसे ही नहीं आना है। बट और -2.4 से लेके +2.4 के बीच में इंटीजर जो भी होगा तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? रेंज अगर बात करें अगर लिमिट ये है -2.4 से लेके +2.4, तो उसके बीच में GIF का आंसर क्या क्या होगा? -3 -2 -1 0 1 और 2। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटीजर आ रहे हैं, तो आर भी सही होगी, नॉट मोर देन 7 और एटलीस्ट 1 इंटीजर, वो भी सही हुआ। फिर 8 वाला many to 1, क्या लगता है GIF many to 1 होता है? होता ही है ना भाई, GIF हमेशा many to 1 होता है। 2.3 का भी 2 देता है, 2.4 का भी आंसर 2 ही तो देता है, many to 1 तो होता ही है। क्या GIF इवन फंक्शन होता है? इवन फंक्शन का मतलब क्या है कि GIF ऑफ x का जो आंसर रहेगा वही GIF ऑफ -x का आना चाहिए, तो होता है नहीं होगा, तो इवन तो नहीं है, तो वो केस भी सही हो गया। ठीक है, आते हैं नीदर ऑड नॉर पीरियोडिक, वो भी सही है क्योंकि GIF ऑड भी नहीं होता, GIF पीरियोडिक भी नहीं होता। इसका किससे 5 होते ही PQ आ रहा है, तो A का 5 होते ही PQ आ रहा है। अब B बताओ, cos inverse signum of cos of 2x minus 1/2 into 5। सिग्नम आया वापस, तो अंदर आपको डोमेन पे फोकस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहले तो उसका जो बी वाला है उसमें थोड़ा सा सिंपली अंदर के एंगल को कर लिया जाए। cos of 2x minus 1/2 into 5 है, तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा इजी करने के लिए πx minus π/2 है ना, 2x/2x होगा -1/2 5 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया? πx minus π/2। अच्छा, πx minus π/2 को डायरेक्टली π/2 minus πx लिख दो तो चलेगा? कैसे चलेगा? देखिए cos कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो उसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं डायरेक्टली cos ऑफ π/2 minus πx लिख दूं। π/2 है तो cos का साइन और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो अंदर का सिंपली होकर sin πx हो गया, तो उतना इजी हो गया, राइट। उसके ये किसका डोमेन है? तो सिग्नम का डोमेन है। और सिग्नम किसका डोमेन है? तो cos इनवर्स का डोमेन है। तो पहले यहाँ से चालू करते हैं। तो अब इसमें सिग्नम का आंसर क्या हमेशा 1 होगा या -1 होगा, 0 होगा, तीनों हो सकता है। रेंज -2 से 2 है, रेंज -2 से 2 है। अगर x अगर -2 से 2 के बीच में है तो πx किसके बीच में होगा? -2π से +2π। तो यह पूरा यूनिट सर्कल कितनी बार होगा? 2 बार, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार। ये चारों क्वाड्रेंट में साइन क्या हमेशा पॉजिटिव होता है? नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसको लेके यहाँ पर सिग्नम का आंसर ऐसा बोल सकता हूँ फिर तो कि sin πx जब ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम 1 देगा, तो मेरा आंसर cos इनवर्स 1 बनेगा। तो आंसर cos इनवर्स 1 का कितना देगा? 0। sin πx जब लेस देन 0 होगा तो सिग्नम क्या देगा? सॉरी साइन क्या देगा? सॉरी सिग्नम क्या देगा?
-1 तो cos इनवर्स -1 का आंसर पाई हो जाएगा। sin पाई जब इक्वल टू 0 देगा तो फिर cos इनवर्स 0 क्या होगा, क्योंकि sin पाई 0 हुआ तो सिग्नम आपको 0 देगा। डोमेन 0 है तो सिग्नम क्या देता है, 0 ही तो देता है। तो अगर 0 दिया तो cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 हो जाएगा। तब देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ समझ आया, फंक्शन बन गया, सब कुछ हो गया। इसके लिए पता चलता है ना कि cos इनवर्स 1 0 दे रहा है, -1 पाई, ठीक है। और पहले डिसकंटिन्यूअस एट मोर देन 3 पॉइंट, क्या लग रहा है, डिसकंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस, cos इनवर्स अलग अलग आंसर दे रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, डिसकंटिन्यूअस है कहाँ पर, sin पाई एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, इस रेंज में। -2 पाई से +2 पाई है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि 0 डिग्री पे 0 है इसके बीच में, 0 प्लस करोगे मतलब पाई एक्स जब 0 होगा, एक एग्जांपल के लिए पाई एक्स जब 0 होगा तो 0 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में साइन क्या होगा पॉजिटिव, और 0 माइनस तो साइन कहाँ जाएगा फोर्थ में साइन क्या होता है, जैसे कि 0 प्लस और 0 माइनस में अलग अलग आंसर आएगा। 0 प्लस में पॉजिटिव देगा, 0 माइनस में नेगेटिव देगा। तो एक तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल आएगा सबके होगा, पाई एक्स जब 0 होगा तब, पाई एक्स जब 2 पाई होगा तब। और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पर भी तो जब आप माइनस करोगे तो सेकंड में जाओगे जहां पॉजिटिव होगा, प्लस करोगे तब थर्ड में जाओगे जहां नेगेटिव। सही है, तो पाई एक्स पाई पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर और कौन सा पॉइंट आएगा यहाँ पर, 0 से 2 पाई में तो सारे आगे 0 पाई 2 पाई। अब नेगेटिव में चलो, तो नेगेटिव में चलोगे तो यहां से यहां आओगे तो माइनस पाई, और यहां पर आओगे तो -2 पाई। तो समझ आ भी रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ये कितने पॉइंट है आपके पास, 5। ये पाई एक्स के पॉइंट है, आपको एक्स पता करना है। एक्स का आंसर क्या क्या हो जाएगा, 0 2 1 -1 -2, 1 2 3 4 5 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आर एस एल इज नॉट इक्वल टू एल एस एल, बट लेस देन सी तो पी सही हो गया, क्यू भी सही हो गया, है ना। एटमोस्ट 5 पॉइंट तो 5 ही आ रहे हैं, जहां पर डिसकंटिन्यूअस तो वहां पर डिफरेंशियल नहीं होगा। तो पी भी सही है, क्यू भी सही है। आर रेंज कंटेंट एटलीस्ट 1 इंटीजर, ये गलत है। क्यों, पर फाइनल आंसर कौन देगा आपको, cos इनवर्स और cos इनवर्स 3 ही आंसर देने वाला है, क्योंकि अंदर डोमेन में तो सिग्नम है। तो इसका आंसर तो फिर क्या होने वाला है, या तो 1 या तो -1 या तो 0। तो cos इनवर्स 1 पाई 0 देगा, cos इनवर्स -1 पाई देगा, cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 देगा। तो इसके रेंज में 3 ही रेंज आएगी, 0 पाई और पाई बाई 2। देख सकते हैं रेंज कंटेंट एटलीस्ट 1 इंटीजर, और एटलीस्ट 1 इंटीजर तो 0 ले सकते हो, ये 0 बट नॉट मोर देन 7 एंड नो इरेशनल वैल्यू। तो गलत हो गया ना, नो इरेशनल वैल्यू, इरेशनल वैल्यू इंटीजर तो दे रहा है बट इरेशनल नहीं होगा, वैसा नहीं हो रहा है। तो आर गलत है। एस many to 1 but not even, ये भी सही है। सिग्नम तो many to 1 होता ही है, इसमें भी many to 1 होगा but not even, not even। एक्स की जगह पर अगर मैं -x रखूंगा तो साइन का माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो फिर आपके आंसर को फर्क पड़ेगा। f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -x, जिसमें कि इवन नहीं है ना। इवन की कंडीशन क्या होती है, f ऑफ -x को किसके इक्वल होना पड़ेगा, f ऑफ x के इक्वल होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर इवन कब होता, अगर यहाँ पर साइन की जगह पर कौन होता, cos। अगर साइन की जगह पर cos होता
तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता, बट साइन है तो साइन को तो फर्क पड़ेगा। तो P आया, Q आया, S आया, अब बचा कौन? T। नीदर ऑड, वो तो सही है बिकॉज ये ऑड भी नहीं और इवन भी नहीं है। ऑड होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स आता ना, है ना। अच्छा एक चेक कर लेते हैं, ये अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, अगर मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स रखा तो साइन का माइनस बाहर आएगा, साइन का माइनस बाहर आएगा तो ऐसा लगता है कि साइन जब पॉजिटिव था तो +1 देगा, माइनस होगा तो -1 देगा, बट उस टाइम पर cos इनवर्स का आंसर में थोड़ी ना प्लस माइनस का फर्क है, 1 पे 0 दे देता है, -1 पे पाई दे देता है। और कब बोलता है ये अगर पाई है तो और ये माइनस पाई है तो ये आंसर ही अलग अलग आ रहा है 0 और पाई, तो ऑड तो नहीं है, फिर हो गया नॉन पीरियोडिक, ऑड भी नहीं होगा, पीरियोडिक भी नहीं होगा। ये पीरियोडिक होगा, ये तो 2 पे पीरियोडिक होगा, तो किसका आंसर में दिया नहीं है, किसी ने PQRS से दिया है, PQS दिया हुआ, सॉरी PQS दिया है ना, पर वो गलत है, ये T नहीं होना चाहिए, मतलब ये T नहीं होना चाहिए, क्योंकि T बोला क्या है, नीदर ऑड नॉन पीरियोडिक, ये ऑड नहीं होगा, पीरियोडिक भी नहीं होगा, पर जब ये पीरियोडिक तो है, पर साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो साइन पाई एक्स का पीरियड, पीरियोडिक में क्या समझाया हुआ है, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड डिवाइड हो जाता है, तो 2 पाई बाई पाई 2, जिसका पीरियड 2, अगर यहाँ लिख भी रहा है 0 पे भी ये 0 देगा, 2 पे भी तो वापस 0 ही देगा, 2 पाई पे -2 पाई भी तो वापस 0 ही देगा, तो ये पीरियोडिक है, ऑड नहीं है बट पीरियोडिक तो है। इधर पीछे गलत आंसर दिया, मैं कल चेक करवा लूंगा, देख लूंगा, पर मेरे हिसाब से इसका आंसर में T नहीं होना चाहिए क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक है, ठीक है ना, लॉजिकली तो पता चल रहा है कि इसको पीरियोडिक होना चाहिए, देख ही रहा है यहाँ पर हर 2 के गेट के बाद उसे आंसर देना है। फिर C वाला x+1 का फ्रैक्शनल और पाई माइनस एक्स का फ्रैक्शनल का मैक्सिमम पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो 1 दिया हुआ -5 जो उसको और 5 जो उसको हटा दो तो चले, तो जब मेरे को मजा नहीं आ रही है 1 लिखने में तो मैं हटा देता हूँ, तो चलेगा ऐसा कुछ, और अगर चलेगा तो क्यों चलेगा, क्योंकि इसका पीरियड मान होता है, इसीलिए अब इसमें से अगर वो इंटीजर हटा भी दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसीलिए बिकॉज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है 1। अब इसमें मैक्सिमम ढूंढना हो तो क्या मेथड बताई गई है आप लोगों को, क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, तो क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ आता होगा ना, कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है आप लोगों को, -2 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसे चलता है, फिर 1 पे ब्रेक हो जाता है,
फिर 1 से 2 में चलता है, फिर -1 से 0 में चलता है, फिर -2 से -1 पे चलता है। और ये सेम ग्राफ इसलिए दिखता है बिकॉज पीरियोडिक है ना। सेम टू सेम ग्राफ क्यों दिखता है? बिकॉज ये पीरियोडिक। ये किसका ग्राफ बनाया है? किसका ग्राफ है ये? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का बनाना है, क्या फर्क पड़ेगा? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x के ग्राफ में क्या फर्क होता है? e⁻x का ग्राफ बनाओ, अगर e⁻x का ग्राफ बनाओ तो क्या होगा? किसी के डोमेन में अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? कितना आर्ट क्वेश्चन पूछा मैंने। तो e⁻x का ग्राफ अगर मैंने बनाया सिंपल, e⁻x का ग्राफ बनाओ तो क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? ये अगर आपका e⁻x का ग्राफ है, e⁻x का ग्राफ होता है, e⁻x का ग्राफ में कैसा दिखेगा? जीरो को अप्रोच करेगा मतलब ये भी तो जीरो को वाई को लेकर मिरर देखो, मतलब x का जब y होता है, y का जब x होता है, तो इनवर्स होता है सब होता है। बट e⁻ कैसे कर दे तुम लोग? तो e⁻x का मतलब क्या हुआ? 1/e⁻x। तो जो इंक्रीज हो रहा था डिक्रीज होगा, जो ऊपर जा रहा था वो नीचे आएगा। क्या फर्क होगा? कुछ नहीं फर्क होगा भाई। डोमेन में नेगेटिव लेने से क्या होता है? जो इंक्रीज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो ऊपर जा रहा होगा तो वो नीचे आएगा। ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो भगवान ने दिया है अपने को, तो थोड़ा नंबर डाल के देख लेने का कि अगर मैं यहाँ पर 0.2 डालता तो मेरा आंसर 0.2 आता, और अगर यहाँ डालता -0.2 डालता तो मेरा आंसर 0.8 आता। तो जब ये 0.2 दे रहा होगा, 0.2 पे तो 0.8 दे रहा होगा। तो ये और भी कुछ नहीं दिया, तो भी भगवान ने दिया है। तो भी आप अगर ऐसे सोचते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का आंसर 1 होता है। अगर ये 0.2 होता तो ये कितना होता है? 0.8। तो अगर ये y को x है तो x पर तो ये 1 - x होगा, तो ऑब्वियसली कि 1 - x होगा। ये नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे आता होगा। इतना कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर x को -x करते तो जो इंक्रीज होता है डिक्रीज हो जाता है, जो डिक्रीज हो रहा होगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हुआ? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। अब उसमें भी क्या ढूंढना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ढूंढना है तो ये वाला पार्ट आएगा जो मैक्सिमम दिख रहा है ना, ये जो v बन रहा है। ठीक है, ओके। अब देखते जाते सारे ऑप्शन। डिसकंटिन्यूअस तो दिखे रहा है, इंटीजर तो डिसकंटिन्यूअस होता ही है। कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 5, और इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, क्योंकि उसमें बोला था 3 पे डिसकंटिन्यूअस होगा बट लेस देन 6 पॉइंट, तो सही हो गया। सेकंड वाला नॉन वेरिएबल एट मोर, अच्छा जहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा वहां पर नॉन वेरिएबल भी होगा, बट ये नॉन वेरिएबल कितने पॉइंट पर दिख रहा है? 5 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो 5 पॉइंट तो है, और 4 वो कॉर्नर भी तो बन रहे हैं, तो टोटल 9 पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। उसमें बोला था एटमोस्ट 5 पॉइंट, तो गलत हो गया है ना। उसमें बोला था ज्यादा से 5 पॉइंट, गलत किया तो 9 पॉइंट दिखा। आर range contains at least one integer but not more than 7। इस रेंज के हिसाब से इसका इंटीजर आएगा नहीं, क्योंकि 1/2 होगा। दोनों एक्चुअली मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करता होगा, तो 1/2 पे दोनों सेम होगा ना। +1/2 का भी आंसर 0.5 होगा, -1/2 का भी आंसर 0.5 होगा। तो
1/2 से 1 के बीच में तो आपका आंसर आएगा, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो इसमें एक भी इंटीजर नहीं है, तो वो भी गलत हो गया। सब कुछ ग्राफ का आंसर मिल गया हमें। मेनी टू वन तो होता ही है क्योंकि पीरियोडिक है, बट नॉट इवन फंक्शन, और इवन नहीं है, और जबकि ये तो इवन है क्योंकि तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बन रहा है ना, एग्जैक्टली y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनना है, जो y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक बनेगा तो कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। उन्होंने बोला है कि इवन फंक्शन नहीं होगा, जबकि ये इवन फंक्शन तो है, तो एक नहीं होना चाहिए, और नीदर और नॉर पीरियोडिक, उसमें बोले कि पीरियोडिक नहीं होगा, जबकि पीरियोडिक भी है, ये भी नहीं होगा, तो मेरे सबसे आंसर में क्या दिए देखो, ये होना चाहिए, मतलब पी और क्यू, क्या सिर्फ पी होगा, क्यू तो नहीं है ना, एटमॉस 5 पॉइंट बोला तो इसमें 9 पॉइंट आ रहा है, इसमें सिर्फ पी आंसर चाहिए, बाकी सारे गलत। तो पहली एक चीज दो चीजें पता चली, भाई सेक्शनल पार्ट और सेक्स होता है तो उसका कोई इंटीजर आता है तो उसको हटा दिया, तो इंटीजर से कोई मतलब ही नहीं है, और ग्राफ में अगर x को माइनस x करोगे तो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद वाला इसमें जो फंक्शन बनाना पड़ेगा, रूट एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मॉड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता क्योंकि एक्स में बोलना, रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉड एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर जीआईएफ ऑफ एक्स है तो आपको हर कंजिक्यूटिव में ब्रेक करना पड़ेगा, पहला ब्रेक -2 से -1, दूसरा ब्रेक -1 से 0, तीसरा ब्रेक 0 से 1, चौथा ब्रेक 1 से 2, और लास्ट इक्वल टू 2 तक ही जाना है ना। अच्छा -2 से -1 ले रहा हूं तो मॉड एक्स क्या बनेगा, नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूं तो मॉड हटेगा तो आगे क्या लगेगा माइनस, तो -x हो जाएगा। -2 से -1 का जीआईएफ -2 उसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 -1 से 0 के बीच में आगे नहीं -x, -1 से 0 का जीआईएफ, तो ये हुआ वापस 1 -x, 0 से 1 का जीआईएफ 0, मोड की जरूरत है नहीं, पॉजिटिव है, 1 से 2 में वापस मोड कीजिए, और 1 से 2 का जीआईएफ 1, तो ये 1 + x, और इक्वल टू 2 पे तो डायरेक्ट आंसर ही रख देता हूँ, ये 2 का जीआईएफ 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 फंक्शन बन गया। कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना चालू करें, पहले -1 यहाँ रखोगे तो आंसर 5, तो चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटीजर है तो डिसकंटिन्यूस होगा क्योंकि जीआईएफ की बात है, तो फिर भी चेक करना तो 5 होगा, यहाँ 2 होगा, तो चेक ही मत करो, हो गए -1, 0 पे भी ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 पे देखोगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, 2 पे देखोगे तो ये 3 हो रहा है, और इक्वल टू 2 पे 6 हो रहा है, तो -1, 0, 1 और 2। -2 की अगर बात करेंगे तो -2 माइनस को ले नहीं पाओगे, -2 प्लस ले पाओगे, -2 प्लस अगर इसमें डालोगे तो माइनस प्लस तो 60 अगर माइनस ऊपर भी 60 आता होगा, तो उस पे तो हो गए थे, तीसरे पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हुआ 4, तो जिस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो कौन कौन से सही हो गए, पी और क्यू सही हुआ। आर रेंज कंटेन एटलीस्ट 1 इंटीजर दिख ही रहा है, एटलीस्ट 1 इंटीजर आ ही रहा है, बट नॉट मोर देन 7 एंड नो इरेशनल वैल्यू, एटलीस्ट 1 इंटीजर एंड नो इरेशनल वैल्यू, तो इंटीजर इरेशनल तो कोई नहीं है, सारे लाइन ही तो है, अच्छा नहीं, -2 से -1 के बीच में अगर मैंने कोई इरेशनल वैल्यू डाल दिया यहाँ पर, तो आंसर इरेशनल भी तो दे देगा, है ना, तो फिर आर गलत हो जाएगा, उन्होंने बोला कि एक भी इरेशनल वैल्यू नहीं आएगा, तो इसके बीच में कोई ना कोई इरेशनल होता ही है ना, कितने सारे होते हैं, क्या बहुत सारे होते हैं, तो गलत हो गया, एक देख लेते हैं, मेनी टू वन बट नॉट इवन, मेनी टू वन तो है, 2 पे क्या दिया,
6 और -2 पे भी क्या दे रहा है 6, तो मेरी टू 1 तो हुआ, बट नॉट इवन, और इवन नहीं होगा। इवन अगर होता तो x को अगर -x रखता तो यहाँ पर क्या बन जाता 4 + x हो जाता। इसके लिए 1 से 2 के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी फिर -x रखते हैं, तो माइनस होता तो 1 से 2 पे ये क्या बनता 4 + x, और 1 से 2 में यहाँ तो 1 + x था तो सेम नहीं आना, ये इवन नहीं है, तो s सही है, इवन नहीं है बट मेनी टू 1 तो कहाँ पर मेनी टू 1 और 2 और -2 पे सेम आंसर दे रहे हैं। T नीदर ऑड नॉर पीरियोडिक, ये ऑड भी नहीं है, x को माइनस रखोगे तो माइनस का डिफरेंस भी नहीं आना है, और पीरियोडिक भी नहीं है, तो T भी होगा। अब देखो तो P Q S T, इसके अंदर हर टाइप का पीस वाइज फंक्शन का यूज आ रहा है। अगर मैट्रिक्स में तो अगर आपको समझ आया हो क्या बातें हुई है तो फिर कंसेप्ट में तो ठीक चल रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 20 उसका देखो, क्वेश्चन पहले तो पढ़ लो और कैसे करोगे मुझे भी कर सकते हो। लाइन की बात हो रही है, ट्रायंगल के उस साइड पर जैसे थ्री स्ट्रेट लाइन L1 L2 है, L1 ढूंढना है, कौन से कंसेप्ट का है वो L1 जो है, कौन सा क्वेश्चन है वो DIF हटाना पड़ेगा, और फिर कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक तो ऑपरेट नहीं कर सकते हर कंजुगेशन में, तो ये किससे होगा। और सैंडविच का DIF का एक रिलेशन दिया तो क्या था, सिग्नम ऑफ x किसके बीच में होता है, सिग्नम ऑफ x किसके बीच में होता है, तो सैंडविच के लिए आजू बाजू का फंक्शन चाहिए ना, तो बताइए क्या याद की तरफ ना सिग्नम ऑफ x किसके बीच में होता है, किससे छोटा किससे बड़ा, किससे छोटा x से छोटा और किससे बड़ा x -1 से बड़ा। सिग्नम तो हमेशा कंजुगेटिव भी एग्जिस्ट करता है, तो किससे बड़ा और किससे छोटा होगा, x से छोटा होगा और x -1 से बड़ा होगा। किसी का सिग्नम का आंसर सॉरी किसी का DIF का आंसर तो उससे छोटा ही होता है ना, 2.3 का DIF होता है क्या, 2 ही तो होता है। तो फिर फर्स्ट वाला तो इस के उससे हो जाता है, क्या होगा उसका आंसर, फिर कैसे करते थे, L1 क्या दिया हुआ y माइनस लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4/n² into sigma of GIF of RF where R equal to 1 to n। और जो सिग्मा जो दिख रहा है वो 3 में भी तो लगेगा है ना, तो 3 में लगेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा
dn, d को n टाइम ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, dn ही हो जाएगा ना। और फिर इसमें अपने को ये 4/n² फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो इनफैक्ट ये 4/n² जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ तो n बचेगा ना डिवाइड में, और उसमें जब आप लिमिट लगोगे तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो मेरे लिए कोई काम का नहीं, मेरे को सिर्फ इसको सोल्व करना 2-4 बार बता चुका हूँ आपको। r की वैल्यू 1 रखोगे तो सबसे पहले g को चेक करेगा, g किससे छोटा है, x से छोटा है, किससे बड़ा है, फिर 2x आएगा, r को 2 रखोगे तो 2x का gif 2x से छोटा है, किससे बड़ा है, 3x का gif 3x से छोटा है, किससे बड़ा है, nx का gif nx से छोटा है, किससे बड़ा है। फिर क्या करते हैं इन सब का एडिशन, यहाँ पर इन सब में से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, x, सब में से क्या कॉमन है, x, क्या बचेगा 1 से लेके n का एडिशन n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 -1 n टाइम माइनस n, ये पूरा आपका फंक्शन है ना। और यहाँ पर वापस एक कॉमन, तो 1 से लेकर n का एडिशन n इंटू n+1/2, ये ठीक है। ये तो सिर्फ इसकी बात हुई, उसको फिर आप किससे डिवाइड कर रहे हो, n² से। अगर यहाँ पर n² से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर भी तो n² से डिवाइड करोगे। करेंगे, फिर उसमें क्या लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पर n एक बार कैंसल, ये जो n और ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा क्योंकि n से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा आपको। तो क्या बचेगा x/2 इंटू 1 प्लस 1/n माइनस n/n², 1/n, ये फंक्शन एग्जिट, यहाँ पर भी n एक बार कट, तो x/2 इंटू 1 प्लस 1/n, ऐसा बचेगा। n को जब इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो 1/∞, 0, 1/∞, 0, तो यहाँ पर क्या रह गया था x/2, यहाँ पर भी 1/∞, 0, तो क्या रह गया। तो हमें जो चाहिए था वो क्या बोल रहे अपने कि उसका जो आंसर होगा x/2 से छोटा होगा या x/2 से बड़ा होगा। तो क्या नहीं होगा, x/2 नहीं। तो इसका आंसर कितना है, x/2, इसका आंसर कितना आ गया था 0 ना, 3n/n², तो क्या हो गया, तो 0। और ये तो x/2 है, किसके साथ मल्टीप्लाई में भी होता है 4 के साथ, तो क्या बचेगा x/2 का तो 2x बचेगा ना। और y ऑलरेडी था, तो आपका L1 लाइन मिल गया y माइनस 2x इक्वल टू, ये ट्राइंगल का पहला लाइन मिला L1 मिला, तो L2 का लिमिट तो कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ L2 का लाइन क्या होगा। Obtained from L1, L2 कैसे मिल रहा है, obtained from L1 by rotating it through an angle of sigma of I equal to 2 to 3 14 पर पहले उसको सोल्व कर ले। जिस एंगल में रोटेट करो दिया हुआ है ना, सिग्मा ऑफ 14 पर I, फिर I equal to 2 to 3, तो 14 पर 2 प्लस 14 पर 3, क्या 14 पर 3 फॉर्मूला है हमारे पास, तो किस में कन्वर्ट करोगे, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स की फॉर्मूला 1/2 प्लस 1/3 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो tan इनवर्स 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो भी 5/6, तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री में रोटेट करने को बोला है। आगे बढ़ो, ये मैंने उसका एंगल बता दिया आपको। 45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको रोटेट करना है अबाउट द पॉइंट विद एक्सरसाइज 2। तो एक बार अपने डायग्राम बना के मेरे को बताओ उस लाइन का एक्सप्रेशन क्या होगा। L1 का इक्वेशन ये था, L1 मैंने आपको ढूंढ के दे दिया। L2 के लिए आप इसको 45 डिग्री में रोटेट करो, किसके डायरेक्शन में,
आपको बोला है उस लाइन का एक्स की था जब 2 होगा उसके रेफरेंस। आ जाएगा किसी को बताना, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बताओगे मुझे। अगर ये भी नहीं है तो कर ही नहीं सकते। L2 लाइन का इक्वेशन फिर डायग्राम बनाओगे सामने दिखेगा। जल्दी
किसका y इक्वल 2/3 है, ओरिजिन से पास होगा इतना, कैसे होगा ओरिजिन से पास? अगर कांस्टेंट नहीं है लेकिन ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होते हुए लाइन को जब 45 डिग्री में रोटेट करोगे तो कैसे ओरिजिन से पास हो जाएगा? तो पता चल रहा है कि कुछ गलत है, ऐसे नहीं है ना आंसर। भाई आप लोगों का ये लाइन आया y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x कहाँ से पास होगा? ओरिजिन से, वो भी दोनों की साइन सेम होगी, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव। उसको रोटेट करना है कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर कौन से पॉइंट के रेफरेंस में? जब उसका x था 2 होगा, अगर x 2 होगा तो y 4 होगा, तो कौन से पॉइंट पर रोटेट करो? 2,4 से। मैं 2,4 से इस लाइन को 45 डिग्री में रोटेट कर रहा हूँ, तो ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। कहाँ से पास होने को बोला है? 2,4 से। आपको इस लाइन को इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन के इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको? स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो दिया ही है 2,4, तो फिर क्या बचा? स्लोप बचा। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कहाँ प्रॉब्लम है? तो इसको फाइंड करने इसका ये 45 नहीं भी 45, ये y इक्वल टू 2x है ना लाइन, अगर ये y इक्वल टू 2x है तो इसका स्लोप कितना? tan इनवर्स 2, tan थीटा 2 है, तो थीटा कितना होगा? tan इनवर्स 2। आपको स्लोप के लिए ये वाला एंगल चाहिए होगा ना, तो रेसिप्रोकल एंगल चाहिए, और ये एक्सटेंडेड एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटेंडेड एंगल के बराबर होगा। इसलिए कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर है? 45 डिग्री प्लस ये एंगल कितना है? 45 डिग्री प्लस tan इनवर्स। तो स्लोप tan थीटा से मिलता है, इसका tan ले लेता हूँ, तो tan 45 प्लस tan इनवर्स 2। चलिए इतना समझ आया? तो tan a प्लस b की फॉर्मूला tan a, तो tan 45 1, tan b, tan of tan इनवर्स 2 तो 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b, 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाय -1 तो -8। इसका स्लोप कितना है? -3। पॉइंट कौन है? 2,4। तो क्या होगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6, तो 3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका एल 3x प्लस y का सेपरेट ना, तो ये आपका लाइन का इतना कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब L3 पे आ जाओ, इसका लाइन कितना बाकी है? L3 y इक्वल टू ब्रैकेट में, मतलब दिया है का आंसर बता दे दो, ये तुम बताइए तो। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस दिया है, इसके अंदर क्या है? थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। अंदर की रेंज पता करो। थीटा स्क्वायर अगर 0 माइनस है तो उसका स्क्वायर 0 से थोड़ा बड़ा ही होगा, और स्क्वायर की वजह से वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई होगी। अच्छा थीटा स्क्वायर और बाजू में थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा का आंसर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि थीटा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड थीटा से कम होगा, और थीटा नेगेटिव में और थीटा स्क्वायर तो नेगेटिव होगा। साइन थीटा 0 माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता, रेंज कैसा होगा? -1 से 0, वो भी 0 के आजू बाजू से, बहुत 0 के आजू बाजू नहीं होगा ना। 0 माइनस अब जाते हो, ये 0 माइनस, तो यहाँ पर 0 पे साइन 0 देता है, यहाँ पहुंचता है -90 पे तब जाके वो -1 देता है। तो इनिशियली तो उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एकदम 0 का आजू बाजू ही होगा,
तो फिर अंदर का जो रेंज बना होगा थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, उसका आंसर किसके बीच में आ रहा होगा? 0 से -1 के बीच में आ रहा होगा। तो उसका दिया है कितना, और साइड में +1 भी है, तो -1 + 1 0 0 into x 0। तो थर्ड लाइन क्या बना, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस खुद इस ट्रायंगल के साथ होता है। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है। ये तो हो गया ट्रायंगल अमेरिका। पूछा क्या है, उन्होंने पूछा फाइंड द सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है ना। इसका टेंजेंट मतलब tan थीटा, तो इसका tan थीटा 2, इसका tan थीटा 1 tan 45 और इसका tan थीटा 3। इसका स्लोप कितना आएगा, -50। स्लोप है ना माइनस से, आपको ये वाला एंगल चाहिए होगा ना। इसका स्लोप tan इनवर्स माइनस भी आएगा, है ना, और आपको ये वाला चाहिए, तो पाई में से tan प्लस माइनस भी का ये तो है ना, tan इनवर्स का स्लोप भी है, ये कितना आएगा tan इनवर्स -3। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल बोला है, तो आपको ये चाहिए tan इनवर्स -3 मतलब क्या, ये पूरा एडिशन कितना, पाई 180 ना, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स -3 इसका 10, और ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, tan प्लस का माइनस बाहर आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पाई है तो tan का tan ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट है tan पॉजिटिव होता है, तो tan ऑफ tan इनवर्स 3 का आंसर 3। इसका 3, इसका 2 पाई और इसका 1, तो 3 + 2 + 1। हम लोगों ने बस बीच में लिमिट के टाइम पर ये थ्योरम पढ़ा था, ये ध्यान है आपको, लेबनिज़ थ्योरम, पता है लेबनिज़, ये बता इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट कैसे करना है, वो बात हुई है हमारे पास। अच्छा ये तो पता है ना कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की इन्वर्स होते हैं। अगर मुझे जो बोले dy dx हो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, तो क्या बोलोगे इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, f of x। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो आंसर क्या होगा, f of x sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस, तो फॉर्मूला तो डिफरेंशिएशन क्या पड़े उसका उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होगा। तो कुछ कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्यों ऐसा, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस, तो ये दोनों जैसे sin इनवर्स हटता है ना, क्यों, बिकॉज एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, वैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो हट जाता है f of x आता है। पर यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन का भी वेरिएबल x था, आपका इंटीग्रेशन का भी वेरिएबल x था, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डायरेक्टली हट गया, बात खत्म हो गई। बट अगर ये दोनों अलग अलग वेरिएबल पे होगा तो फिर पिक्चर में आएगा लिमिट। इनफैक्ट हमारा जो पूरा कैलकुलस है ना, उस कैलकुलस को पूरा बनाने में दो साइंटिस्ट का, जो मैथमेटिशियन का, जिनका सबसे बड़ा रोल है, जिनका सबसे बड़ा योगदान है पूरे बनाने के, जिसपे पूरी दुनिया करती है, कैसा बोल सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल लेविनिस का था, और उसके साथ में न्यूटन, जो हर जगह होता है वो इसमें भी।
है ना, वो कुछ ऐसी चीज छोड़ेगी कि जहाँ वो नहीं है। तो इसमें भी है और इसके साथ लेबिनिज, ये इसका एक लेबिनिज थ्योरम होता है। लेबिनिज थ्योरम पिक्चर में कब आता है कि अगर दोनों का सेम वेरिएबल है तो चलो इनवर्स से हट जाएगा, बट अगर मेरा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और मेरा इंटीग्रेशन अगर और कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, सपोज f ऑफ t के मतलब फंक्शन t के टर्म्स में दिया हुआ है, यहाँ पर अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x और t दोनों वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन जब खत्म करते हैं तो हम लोग एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट भी रखते हैं, जैसे फिजिक्स में जो थोड़ा बहुत आप यूज करते हैं, बाकी तो डिटेलिंग अपने मैथ्स में पढ़ेंगे, इसके बाद इंटीग्रल सब चालू होगा। तो यहाँ पर मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर एक मैं जी ऑफ एक्स ले रहा हूँ, और ये फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ, एफ और जी में यूज करेंगे। अगर ऐसा कुछ आ गया और अगर उसका आपको डिफरेंशिएट करना है तो वो लेविनिस ने अपने को बताया कि इसका डिफरेंशिएट होता है। उसने बोला कि भाई आप एक टाइम पर डिफरेंशिएट जैसा कि आपने को रेट ऑफ चेंज, अब एक टाइम पर एक से ज्यादा फंक्शन का रेट ऑफ चेंज नहीं निकाल सकते, एक टाइम पर एक पे निकलता है, इसीलिए तो प्रोडक्ट रूल डिवीजन रूल सब बनाई थी, क्योंकि एक टाइम पर एक ही फंक्शन का रेट ऑफ चेंज निकलता है। हम सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे अपर लिमिट का, तो ये मुझे पहले तो बता दो, अगर ऐसा होता है 2 से 5 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना तो कैसे करते हैं x स्क्वायर का, ठीक है, x स्क्वायर का x क्यूब पर फिर क्या करते हो, अपर लिमिट पुट करते हो और फिर लोअर लिमिट पुट करते हो, ठीक करते हो ना। तो फिर अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक टाइम पर एक ही का डिफरेंशिएट होता है, इसलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट होगा अपर लिमिट, क्योंकि हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन के बाद। डिफरेंशिएशन का या एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, ये और ये हटेंगे, और हटने के पहले वो डिफरेंशिएट होगा किसका, अपर लिमिट का, तो जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सीधे होते। और जैसे ही इंटीग्रेशन हटता है, जैसे आपने इंटीग्रेशन कर लिया तो उसके बाद आप क्या करते हो, अपर लिमिट रखते हो ना, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हटा तो अपर लिमिट रखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो दिख रहा है आप लोगों को अपर लिमिट लोअर लिमिट, और किसकी वैल्यू, इसमें 2 और 5 किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू भाई कहाँ रखा आप लोगों ने, तो एक्स की वैल्यू है ना, डिफरेंट इंटीग्रेट जिसका कर रहा हो जो वेरिएबल उसकी वैल्यू है ना, एक्स आपका 2 से 5 के बीच। इसका मतलब आपको पता है एक्स का इंटीग्रेशन करते तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है, एरिया मिलता है। इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटे छोटे एरिया से। ये 2 से 5 एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया, मेरे पास एक पैराबोला था y = x स्क्वायर नाम का, और उसका मुझे 2 से लेके 5 तक का एरिया चाहिए था, मुझे ये एरिया चाहिए था। एरिया की फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, कोई रेगुलर शेप है नहीं, तो इसका एरिया ढूंढोगे कैसे, तो वो इंटीग्रेशन देता है। तो इसका ये जो है ना 125/3 - 8/2, वो ये एरिया का आंसर है। ये जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है आपको, ये एरिया मिल रहा है। इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया देता है। और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट 2 माइनस करते हैं, क्यों करते हैं, वो इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर 5 रखोगे ना, तो उसको थोड़ी ना पता है कि आपको 2 से 5 तक एरिया है, उसको तो 5 जब बोलते तो 5,0 पॉइंट कंसीडर करता है। वो 5,0 पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, एक्स वाई प्लेन में 0,0 के रिस्पेक्ट में होता है। कोई भी पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में होता है, जैसे ही आप 5 रखोगे ना इसके इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से यहाँ तक एरिया दे देगा आपको, उसको नहीं पता है कि आपको कहाँ से चालू करना है, तो पूरा ही एरिया देगा। और फिर हमें पता है हमें तो चाहिए ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लोअर लिमिट माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा एरिया मिला है ना, ये उसका रीजन था। ठीक, ये सब तो बात में करेंगे। पर अब जैसे ये जो लिमिट होता है वो x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर जो ये f ऑफ x और g ऑफ x किसकी वैल्यू है, तो t की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। तो जैसे इंटीग्रेशन हटेगा तो g ऑफ x को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, t की जगह पर, h ऑफ x, g ऑफ x। अपर लिमिट का काम हुआ। अब आएगा अपर लिमिट के बाद हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट को रखते हैं, तो माइनस, इसके बाद आएगा माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट, f ऑफ x का डिफरेंशिएट, f
सरफेस ऑफ एक्स एक दूसरे के इनवर्स होने से ये हटेंगे, हटने के बाद आपको लिमिट रखना पड़ेगा। कहाँ रखोगे लिमिट को? टी की जगह पर, तो एच ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। इसका टी एक्स के फंक्शन से लोअर लिमिट, अपर लिमिट और अंदर भी एक एक्स का टर्म। तो जब अपर लिमिट का किया तो बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं था मुझे, जब लोअर लिमिट का किया तो बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं था। प्लस जब अंदर का मैं जब डिफरेंशिएशन करूंगा एच ऑफ एक्स बाई डी का, तो एच डैश ऑफ एक्स बाई डी डी हो जाएगा। उस टाइम पर मुझे इस अपर लिमिट लोअर लिमिट से कुछ मतलब नहीं। ये लेकिन एक टाइम पर एक का डिफरेंस, पहले किसका? अपर लिमिट का। जैसे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से इनवर्स प्रोसेस है, जैसे आप डिफरेंशिएट करने गए तो ये इनवर्स प्रोसेस होने की वजह से हट जाएगा। जैसे ही हटेगा आपको लिमिट रखनी पड़ेगी। तो पहले अपर लिमिट रखा, कहाँ पर रखोगे? जो वेरिएबल टी है उसकी जगह। टी वेरिएबल को कैसे पता चलता है? तो यहाँ से पता चल रहा है टी के रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएट उसको रख देंगे, प्लस अब इन दोनों का काम हो गया। तब अंदर का फंक्शन का डिफरेंशिएट करोगे, तब इसको कुछ नहीं करना, वो जैसा है वैसा है। एक बार मैं आपको किसी क्वेश्चन अप्लाई करके देता हूँ। सपोज मुझे दिया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब साइन ऑफ 2x प्लस टी डी टी। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आपको देखने का इंटीग्रेशन का वेरिएबल और अगर डिफरेंशियल का वेरिएबल अगर अलग है तो इससे करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले किसका होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हटा, एक्स क्यूब कहाँ रखोगे? टी की जगह पर, तो 3x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन ऑफ 2x प्लस एक्स प्लस, अब एक्स स्क्वायर पे एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा। साइन का डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएट cos ऑफ 2x प्लस टी इंटू, इसको x माना होगा आपने, तो इसका डिफरेंशिएशन जब इंटू में करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और t का 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन 0 का t कांस्टेंट ही है, तो इंटू 2 ये आपका है। फिर इसका अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन कर तो इंटीग्रेशन कर। और अगर ऐसा होता जो मोस्ट ऑफ टाइम का अभी जिस लेवल पर आप हो, मतलब लिमिट के अंदर जैसे क्वेश्चन है कि लिमिट के, उसमें तो कैसा होगा? मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होगा कि अंदर से आप लोगों को एक्स दिया ही नहीं, एक्स नहीं दिया हुआ तब क्या करूंगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, टी की जगह पर क्या रख दिया? एक्स क्यूब माइनस लोअर लिमिट का 2x, टी की जगह पर क्या रख दिया? एक्स स्क्वायर प्लस, अब जब अंदर का डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा, उसके अंदर एक सही नहीं, तो मेरे पास तीसरा टर्म ही नहीं होगा। अगर अंदर एक थे तो फिर डिफरेंशिएट होगा ना, अंदर टी है मतलब तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? दिस रूल इज कॉल्ड लेविनिस या लेविनिस। तो आप किसी भी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएट कैसे करते हो वो यहाँ। अब बोलोगे सर यहाँ इंटीग्रेशन की कहाँ से बात हो गई? तो बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, डीपीपी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट आप लोगों का मैं बताता हूँ, क्वेश्चन निकाल लो, बहुत सारे दिख जाएंगे आपको PYQs में। जैसे 102 निकाल, के पहले 102 के पहले 42 निकाल। निकाला? उस 42nd क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस 0 टू x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन है। अब ये करोगे कैसे? क्योंकि ये इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पर बच्चा नॉर्मली छोड़ के आ जाता है कि सर ये थोड़ी होता है।
पर आप देखोगे यहाँ पर x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। आपने x को अगर 0 रखा है यहाँ पर, तो आपका लोअर लिमिट और आपका अपर लिमिट सेम हुआ। लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से चालू कर रहा हूँ वहीं खत्म करके मैं एरिया पूछ रहा हूँ, तो कोई पॉइंट का एरिया कितना होता है, 0। इसलिए ऊपर क्या है, 0, नीचे भी क्या है, 0। ये तो 0 by 0 का फॉर्म हुआ। अगर ये 0 by 0 का फॉर्म हुआ तो वेलो स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूँ। वेलो स्क्वायर अप्लाई करोगे तो नीचे तो x क्यूब का डिफरेंशियल 3x² कर लोगे, और ऊपर फिर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए ना, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी आपको लेविन स्क्वायर। तो क्या करोगे बताओ, इसका आंसर लिखो आप मुझे। तो अब सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट, सबसे पहले अपर लिमिट का, तो किसका, x² का क्या होगा 2x। फिर वो x² को कहाँ रखोगे, यहाँ पर t की जगह पर, तो साइन रूट x²। रूट के बाहर जब कम आता है तो क्या लेके आता है, मॉड। पर इसमें मॉड की जरूरत नहीं, क्योंकि बोले 0 प्लस, तो मुझे मॉड की जरूरत है नहीं, तो 2x साइन। फिर माइनस, अब किसका, तो 0 का डिफरेंशिएट 0, तो वो टर्म भी नहीं रहा, प्लस तीसरा टर्म, तीसरे में इंटीग्रेशन ऐसी थी, किसका डिफरेंशिएट, साइन रूट t का, तो उसका भी डिफरेंशिएट 0, क्योंकि अंदर एक x है ही नहीं, तो वो कांस्टेंट है, तो सिर्फ कितना बचेगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ये x एक बार कट हो गया, प्रॉपर्टी के हिसाब से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x 1 हो गया, तो आंसर इज 2 by 2। बताइए आंसर क्या हो गया उसका, और ये करके बता देते। ये समझ आया सबको। अब वो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कौन सा था, 102 लिखा है, तो 103 कर लेते हैं, 103 आप लोग करिएगा, 103 103 में करके दे रहा हूँ, 102 आप लोगों को खुद से करना है। पहले 103 क्वेश्चन की तरफ रीड करोगे, तो 103 क्वेश्चन में ये कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, तो स्लोप को फाइंड करना आता है, कितना उस लाइन का स्लोप, -9, वो किसके इक्वल है, 27r1 प्लस 9r2/2 इक्वल टू -9। बोला ना परफेक्ट, मतलब वही कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइन 45 + 5y + 3 = 0 be 21r1 + 9r2/2 for some r1 r2 belongs to real number। 9 कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, 3r1 + r2/2 इक्वल टू, ये रिलेशन मिला तो शायद आगे जाके कुछ काम आता हो, आगे देखते हैं। अब बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, आपको क्या लग रहा है, वो जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किस पे लगने वाला है, पूरे का इंटीग्रेशन होगा या कहाँ इंटीग्रेशन, कहाँ पर 80², क्योंकि कैसे पता चले 80² नहीं लगेगा, क्योंकि dt दिया हुआ है, तो dt तो जो t वेरिएबल होगा वही लगेगा ना, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इंटीग्रेशन नीचे दे रखा है, होगा वो इंटीग्रेशन सिर्फ किसके लिए, ऊपर के लिए। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, क्वेश्चन हो गया 3 to f 80² dt डिवाइडेड बाय 3r2x by 2 minus r2x² minus r1x³ minus 3। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x को 3 रखते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम आ गया, आंसर 0। ऊपर 0 है तो पक्का है कि नीचे 0 आता ही होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसमें जैसा तो कोई ऑप्शन है थोड़ी आओगे, इंटीजर टाइप कोई लिमिट एक्सिस्ट नहीं करता, लिमिट एक्सिस्ट करता ही होगा, तो ऊपर पक्का है कि 0 है तो नीचे 0 होगा ही, तो फिर वो चेक बेक नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। पहले ऑप्शन लगा लेंगे, इसका डिफरेंशियल बताओ क्या लिखें, सबसे पहले किसका, क्या होता है, फिर वो x कहाँ रखोगे, तो 8x² माइनस, अब किसका 3 का 0 प्लस, अब किसका 80² का भी 0, क्योंकि x ही नहीं, तो सिर्फ 8x² ही रहेंगे। लिमिट x →
3 डिवाइड बाय ये तो फुल इसका भी डिफरेंशिएट किया होगा तो ये क्या बचा होगा 3r2/2 माइनस 2r2x माइनस 3r1x² और माइनस 9 सॉरी डिफरेंशिएट कर दे तो -3 ये बताओ। अब यहाँ पर दिख रहा है कि अब डायरेक्टली हम लोग को एक तरफ ही देना है क्योंकि ऊपर ही 0 नहीं आ रहा है। x को अगर 3 रखा हम लोगों ने x की जगह पर 3 रखा तो ऊपर क्या आएगा 8 × 9 नीचे क्या आएगा 3r2/2 माइनस 3 रखोगे तो 6r2 माइनस 27r1 माइनस 3r2/2 माइनस 6r2 कितना हो जाएगा -12 और 3 - 12 ना -9 माइनस 9/2r2 माइनस 27r1 माइनस 3 क्या कॉमन है यहाँ से -9 कॉमन लो ना छोटा नोट से यहाँ से क्या कॉमन -9 तो -9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा r2/2 प्लस 3r1 है ना -9 कॉमन लिया तो क्या बचेगा r2/2 प्लस 3r1 r2/2 प्लस 3r1 की वैल्यू ये कितना -1 वो -1 और ये -9 प्लस 9 9 - 3 6 ऊपर 72 था नीचे 6 है तो आंसर है इस तरह से आपको ले भी नहीं समझ आया कैसे अप्लाई होता है। अब एक बार फटाफट 102 करके तो हो रहा है
और ये जिनका हो जाए तो पहले से लेबेनिज सिर्फ अपने नोट्स में लिख लो, ये होगा नहीं आप लोगों को कैसे समझ रहा है। इनका पहले हो जाएगा आया। एक बार चेक करो जिनका नहीं है। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट होगा? सबसे पहले किसका करोगे डिफरेंशिएट? अपर लिमिट का तो π/2 का क्यूब का डिफरेंशिएट कितना? π/2 का क्यूब का डिफरेंशिएट कितना? 0 तो 30 है, माइनस लोअर लिमिट का तो x क्यूब का 3x² और t की जगह पर क्या रखोगे? t की जगह पर क्या रखेंगे? x³ तो कितना हो जाएगा? x⁹9। ये किया आप लोगों ने? कितना हुआ? अपर लिमिट का 0 माइनस लोअर लिमिट का करोगे तो x³ की जगह पर, मतलब x³ का डिफरेंशिएट जब करोगे लोअर पहले तो अपर लिमिट का तो 0 ही हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट में तो x³ का डिफरेंशिएट 3x²। क्या बोलो? t की पावर 1/3 तो दिखने में ऐसा लग रहा है t की पावर 1/3 तो बराबर है, वरना तो t की पावर 1/3 तो t की पावर 1/3 है, तो t की पावर 1/3 होगा तो t की जगह पर x³ रखा होगा तो 3 कट हो गया होगा तो x बचा होगा, अंदर का तो डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, मतलब होगा तो नहीं बट 0 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो y तो x माइनस x/2 इंटू, वैसे तो x माइनस x/2 का x/2 का स्क्वायर कर लो डायरेक्टली, x माइनस x/2 है ना। अच्छा ये भी सही है क्योंकि x माइनस x/2 तो 0 का 0 का फॉर्म ही नहीं बनेगा, तो x माइनस x/2 देंगे भी नहीं तो एक थोड़ी है, इसलिए करेक्ट। तो आप लोगों में 5/3 है तो फिर मेरे को अच्छा आपको ये भी 3x1/3 है, नहीं गलत नोट करेक्शन हो गया, ठीक है। तो x माइनस π/2 का स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएट y तो x माइनस π/2 तो फिर π/x का तो नहीं हो जाएगा। ओके अब वापस कौन सा फॉर्म है? 0/0 क्योंकि cos π/2 0 आता है, तो वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दिया होगा, यही क्या होगा कि और कुछ किया, मतलब प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं बट मैं इलोस्ट्रेट लगाओ क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए cos को sin में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, वैसे कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट ही करना है। cos को क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट करने में तो प्रॉब्लम नहीं बट प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। cos को sin में लिखना तो क्या लिखोगे? sin ऑफ π/2 माइनस इस π/2 माइनस अगर मैं माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ x माइनस π/2। अब मैं अगर ये लिमिट लगा रहा हूँ तो साइन का एंगल 0 बन रहा है और वो एंगल नीचे भी है तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा, बाकी x को π/2 रख देंगे यहाँ पर, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू π²/4 3π²/8
ठीक है, तो जिनका नहीं आया था वो पहले देखो कहाँ गलती की थी। फिर एक बार 105 देखो, क्वेश्चन नंबर 105। इसके अंदर 3 में से क्वेश्चन पढ़ते इसमें 3 चैप्टर एक्स्ट्रा किए हुए। सबसे पहले बाइनोमियल दिया, क्या लग रहा है आप याद करिए। बाइनोमियल में हमें कभी भी किसी का भी सम ऑफ कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ सम क्या करते हैं। यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा ऐसे क्वेश्चन हम क्या किया करते हैं। सपोज मुझे दिया 1 + 2x + 3x² का पावर 10, इसका एक्सपांशन हमने दिया हुआ है a0 + a1x + a2x² + a3x³ up to the a10 x⁻20। मैक्सिमम x⁻20 तक ही जाएगा ना, कैसे पता है x⁻20 तक जाएगा, x² का पावर 10 मैक्सिमम। अब मुझे पूछा गया कि मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट चाहिए, मुझे a0 + a1 + a2 up to the a10 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, क्या करते थे, x को 1 पुट कर लेते। तो भाई आपको पूरे सीरीज में क्या नहीं चाहिए, अगर मुझे 0 से लेके a10 के तो मुझे क्या नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए। तो क्या करते थे, x को 1 रख दिया, फिर कभी कभी -1 भी रखते थे जरूरत के हिसाब से। तो यहाँ पर x को 1 रख दूंगा, वही काम इसमें भी करना है। बोले सम ऑफ द कोएफिशिएंट फाइंड करें तो डायरेक्टली उस एक्सपांशन में x को 1 रख लो। आप उसका एक्सपांशन तो नहीं कर पाओगे ना, तो डायरेक्टली क्या रखा, इसकी जगह पर 1, x को 1 रखा तो क्या मिला, 1/2023 1 हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 - 4 1/2024 भी 1 हो जाएगा। तो a का आंसर बना गया। लेट a बी द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन। तो a क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आया, कभी भी किसी के एक्सपांशन में सम ऑफ कोएफिशिएंट है तो खुद करने का नहीं, चुपचाप x को 1 रख लेने, आपको आंसर मिल जाएगा। a क्या हो गया आपको 1। अब आते हैं b पे, तो b पे लेबिनिज की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन है ना। तो क्या होगा, उसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन सा फॉर्म है, 0 बाई, कैसे पता चला 0/0, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो रहे हैं। log of 1 + t upon t⁻2024 + 1 dt divided by x²। 0/0 का फॉर्म है, डिफरेंशिएट करोगे तो किसका सबसे पहले, अपर लिमिट का, तो x का डिफरेंशिएट 1, जहां पर t होगा वहां क्या रख लोगे x। तो क्या हो गया ये, log of 1 + x divided by x⁻2024 + 1 upon x² का 2x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये ठीक है। फिर तो log की तो प्रॉपर्टी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of 1 + x upon x का आंसर कितना होता है 1। तो डायरेक्टली 1 हो गया, लिमिट लगा दी, ये 1 हो गया, ये तो डायरेक्टली आप 0 रख ही सकते हो। ये 0 रखा तो ये 1 बचा, अपॉन में 2 ऑलरेडी था, तो b का आंसर कितना आ गया, लेबिनिज लगाते ही मुझे अपना लिमिट का आंसर मिल गया, b = 1/2। a सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए x को 1 रखा था, वो हो गया। पहले बाइनोमियल का कंसेप्ट खत्म हुआ, फिर लिमिट का कंसेप्ट हुआ खत्म। अब चालू हुआ क्वाड्रेटिक। क्या बोला था, तो इक्वेशन दिए हुए कौन कौन सा, dx² + dx + e = 0 एंड 2bx²। b कितना आया 1/2 का 2 और 2 कट हुआ तो क्या बचा, x² + a1 था, तो x² + x + 4 = 0। ये कॉमन, तो पूछा c to d, d to c to e क्या होगा। ये दोनों कोडिंग इक्वेशन का एक रूट कॉमन है, जैसा होने के लिए d, c और e का रेशियो क्या होगा, कितना होगा 1:1:2। कैसे,
सही है 1:1:4 होगा 32 से एक तो पता चला कि 1:1:4 और आप ऐसा बोल रहे हो कि ये डायरेक्टली 1:1:4 मूव कर दिया अपनी डायरेक्ट और इसमें भी तो दो कंसेप्ट आते हैं इसमें कोएफिशिएंट का रेशियो सेम कब होगा a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x² प्लस b2x प्लस b2 इक्वल टू 0 अगर मेरे पास ये दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन में दो कंसेप्ट होते हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट याद हो मेरे दोनों रूट कॉमन तो मेरा सिर्फ एक रूट कॉमन अगर मेरे दोनों रूट कॉमन है तो फिर दोनों इक्वेशन के कोएफिशिएंट तो सेम है क्योंकि दो रूट कॉमन कब होंगे तो दोनों इक्वेशन सेम होंगे तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 तो ये सब की कंडीशन थी व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके भी रूट्स अल्फा बीटा ही होना चाहिए पर अगर एक रूट कॉमन है इसका रूट अल्फा बीटा है इसका रूट अल्फा गामा है तो फिर एक कंडीशन याद करवाई क्या था हाँ वो अपना ये वाला a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखते थे तो फिर कंजुगेटिव पेयर लेते थे डिटरमिनेंट का याद आया a1 b2 माइनस a2 b1 इनटू में था b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 का पेयर इसलिए करते थे इस तरह दो कंजुगेटिव पेयर है बट अल्टरनेट एक ही मिल रहा है सामने दो होने चाहिए देखिए उसका पेयर ये कब की कंडीशन है व्हेन वन रूट इज कॉमन अब इसमें तो क्वेश्चन में दिया कि वे एक रूट कॉमन है वे कॉमन अब इसमें ऐसा थोड़ी बोले कि दोनों रूट कॉमन तुमने ऐसे कैसे बोल सकते कि इसका रेशियो तो पहले उन्होंने बोला नहीं है पर इसके दोनों रूट ही कॉमन क्यों क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो लेस देन 0 आ रहा है किसी का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का होने का मतलब क्या होगा इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे और इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर अगर एक रूट 2 प्लस 3 है तो दूसरा 2 माइनस 3 होगा तो इसका एक रूट कॉमन कैसे हो सकता है अगर 2 प्लस 3 कॉमन है तो दूसरा 2 माइनस 3 होना ही पड़ेगा तो बाई मतलब ऐसा हो गया कि भाई इसके इमेजिनरी रूट्स होने की वजह से इसके दोनों ही रूट कॉमन और दोनों रूट कॉमन होंगे तो फिर कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा इसीलिए वो 1:1:2 अब इसके ऊपर भी एक लेविनिस लिखा तो फटाफट बता भी देता हूँ उसमें पहले क्या करोगे आपके सामने अगर एक क्वेश्चन आता था पहले का पहला काम क्या करते लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 x 0 to x f of t dt divided by e raised to x square minus 1 जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया क्या करना चाहिए क्योंकि अभी भी आपका 0/0 फॉर्म है ऐसा नहीं कि नहीं है और अभी अगर डिफरेंशिएट करने जाओ तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा अगर वो नहीं करना है तो मैं क्या करूंगा तो मेरे पास e raised to x क्वालिटी प्रॉपर्टी है लिमिट की वो प्रॉपर्टी के हिसाब से डिवाइड में क्या होना चाहिए था एक्स स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई फिर जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो इसका आंसर 1 ये तो हटी गया और एक्स कट भी हो गया अब तो लेविनिस लगा लेते हैं 0/0 का फॉर्म में एक्स का डिफरेंशिएट 1 और टी की जगह पर एक्स एफ ऑफ एक्स हुआ माइनस लोअर लिमिट का 0 हुआ फिर अंदर का भी 0 हुआ और डिवाइडेड बाय x का तो 1 हुआ और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रख दूंगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू पूछी है जो उन्होंने 1/2 दिया हुआ है और फिर उन्होंने ये अल्फा है उनके हिसाब से इसको अल्फा नाम दिया और फिर आपको ढूंढना क्या था 8 अल्फा स्क्वायर तो 8 into 1/4 का आंसर है तो लेविनिस के पार्ट में देखो ना पार्ट से क्वेश्चन एक ही लाइन में तब अगर लेविनिस आ जाए तो आना चाहिए इनफैक्ट मैंने आपको दो लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता था वो हर टाइप का मैंने बताया कर्व प्लेटिंग से लेके मेन से एडवांस बोर्ड उसके बीच से दो कुछ सर्विस करने पर अगर आपने अगर सब कुछ समझा है टीपीटी थोड़ी ढंग से की है तो मैंने अपना काम कर दिया सिवाय क्यों करिए डाउट सॉल्व करेंगे और बाकी फिर नेक्स्ट
डेटा क्लास क्लाउड पे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पीछे से एटलीस्ट 100 से आगे के क्वेश्चन करके लाओ, तो डाउट डिस्कस करें।